बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने पढ़ना है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और दूसरा हमारे पास है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसमें सेपरेशन ऑफ द फिजिकल बेसिस, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर होती है ऑन द फिजिकल बेसिस। अब जब उनकी मिक्सचर की सेपरेशन के बाद हमने जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री होती है वो मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे क्या करती है, सेपरेट करती है, आइडेंटिफाई करती है किसी भी कंपोनेंट को। ये हम मोस्टली जितने भी हमारे पास बायोएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाएंगे टोकोफिरोल्स होंगे, टोकोट्राइनियल्स होंगे, हमारे पास पेप्टाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, हम क्या करते हैं पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं फूड सैंपल में से डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस टेक्निक में होता क्या है, दोनों टेक्निक्स को कंबाइन किया जाता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री को। फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं मिक्सचर से, और सेकंड फेज में हम क्या कर देते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की मदद से ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो। इस मेथड में होता क्या है, सेपरेशन पावर ऑफ HPLC, ठीक है ना, हाई प्रेशर लिक्विड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, इसकी डिटेक्शन पावर क्या की जाती है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की यूज़ की जाती है। जो सेपरेशन होगी वो HPLC के थ्रू की जाएगी कंपोनेंट्स की मिक्सचर की, कि हम जो डिफरेंट हमारे पास किसी भी फूड सैंपल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अलग किया जाएगा और डिटेक्ट किया जाएगा मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशियो। LC-MS जो है ये क्या करता है, डिटेक्टर और कॉलम यूज़ करता है किसका, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, और इसको एज अ इंटरफेस यूज़ करता है, ठीक है ना, और MS का मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब इंटरफेस हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूल होता है जो हमने कंपोनेंट यूज़ करना होता है जिसके ज़रिए हम एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसको इंटरफेस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरफेस यूज्ड इन LC-MS आर आयोनाइजेशन सोर्सेज, ठीक है ना, ऐसे सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं उसको आयोनाइज कर दें, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स, अगर पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव पोल की जाने, अगर नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव पोल की जाने मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो इस मूवमेंट के थ्रू डिटेक्टर के ऊपर आयंस डिटेक्ट होंगे, और इन आयंस की मैस टू चार्ज रेशियो जो है से हमें पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट मौजूद है और कितनी कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है। थ्योरी देखें LC-MS की, HPLC इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग कम्प्लेक्स मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है ना। कम्प्लेक्स मिक्सचर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जो हम फिजिकल बेसिस पे या किसी दूसरे मेथड से अलग नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे HPLC के जरिए, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के जरिए। अब जो हाई सेंसिटिव मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की होती है, हमें क्या करते हैं, कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चरल आइडेंटिकल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आइसोमर्स हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोमर्स हैं, C12, C13, C14, ठीक है, आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स 3 आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा आइसोमर्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकल फार्मूला एक होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, LC-MS के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है, पता चलाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मेटाबोलाइट्स हैं, एंड ऑफ द कॉलम बनते हैं, ये क्या है, मैस डिटेक्टर में इंटर होंगे और सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, मेटाबोलाइट्स आयोनाइज हो जाएंगे, और ये जो मेटाबोलाइट हैं इनके आयंस के नंबर से हमें पता चल जाएगा कि कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। अब इसके सिस्टम कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो HPLC यूनिट है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आयोनाइजेशन यूज़ होती है। फिर हम क्या करते हैं, आयन गाइड चार्ज अरे है, ऑक्टोपोल यूज़ करते हैं, या फिर हम इधर हमारे पास क्या है, इसमें क्वाड्रोपोल और मैस फिल्टर यूज़ होता है। एंड में होता है डिटेक्टर, डिटेक्टर क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी मैस टू चार्ज रेशो क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसी भी कंपोनेंट को। तो ये जो है क्या है, प्रेशर आयोनाइजेशन है, आयन गाइड है, क्वाड्रोपोल मैस फिल्टर है और डिटेक्टर है। ये क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनके जरिए हमने क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है सैंपल को।
अब प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं HPLC और MS को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में HPLC यूज़ कर रहे हैं और सेकंड फेज में हम MS यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएंगे। इनकी ऑपरेटिंग कंडीशंस जो हैं, वर्किंग कंडीशंस वो डिफरेंट हैं। अब जो ऑपरेटिंग फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग कंडीशंस है, जो हमारे पास HPLC है वो लिक्विड फेज ऑपरेशन है, मतलब कि मिक्सचर को अलग करता है, लिक्विड मिक्सचर को, जबकि हमारे पास MS है, MS स्पेक्ट्रोमेट्री है, वो वैक्यूम ऑपरेशन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ नो एयर, ठीक है ना। जब वैक्यूम क्रिएट होगी तो वहाँ क्या करेगी, सैंपल को डिटेक्ट करेगी। उसका जो टेम्परेचर है 25 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि MS स्पेक्ट्रोमेट्री का 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। नो मैस रेंज लिमिटेशंस, यहाँ पे मैस जितना भी हो तो डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें 4000 डेफर क्वाड्रोपोल MS, ठीक है ना, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्ट करती है। इनऑर्गेनिक बफर्स यूज़ होते हैं, और जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है उसमें ऑर्गेनिक बफर्स यूज़ होते हैं। जो स्पीड है या इलुएंट फ्लो है, स्पीड ऑफ द इलुएंट कहते हैं ऐसा लिक्विड जो क्या करता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्सचर के सेपरेट करता है, ठीक है ना, जो हमने HPLC के कॉलम में रन कराने हैं। तो ये क्या है, 500 मिलीलीटर पर मिनट ऑफ गैस है, जबकि एक्सेप्ट 10 ml पर मिनट गैस, ठीक है ना। 500 ml बहुत ज़्यादा है, 10 ml मिनट गैस फ्लो बहुत कम है। तो इनकी ये क्या है, डिफरेंट जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। मोबाइल फेज, हाँ मैंने आपको पहले भी जितने भी हमने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स पढ़ी हैं वहाँ पे देखा था, दो फेजेस होते हैं, एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज हम डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और स्टेशनरी फेज वो फेज होता है जिसके इन कंट्रास्ट इन कंपैरिजन हम मोबाइल फेज को रन करवाते हैं। अब मोबाइल फेज इन द सॉल्वेंट दैट मूव द सोल्यूट थ्रू कॉलम, जो HPLC का कॉलम है उसमें जो फेज मूव कराएगा सैंपल को, तो वो क्या कहलाएगा, मोबाइल फेज कहलाएगा। और मोबाइल फेज के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात है कि लो कॉस्ट होना चाहिए, UV ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हाई प्योरिटी होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। देन है क्रोसिव नहीं होना चाहिए लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम के लिए। और सॉल्वेंट स्ट्रेंथ जो है इसकी कितनी होनी चाहिए, सिलेक्टिविटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू इल्यूट सोल्यूट्स फ्रॉम अ कॉलम, कि किस तरीके से सोल्यूट को कॉलम से पास करवाता है, किस तरीके से सेपरेट आउट करवाता है, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट स्ट्रेंथ। और सॉल्वेंट स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। कॉलम क्या होता है, ये डाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल साइलेंस है। टू क्रिएट बॉन्डेड ग्रुप्स विद 2 or 3 अटैचमेंट पॉइंट्स, क्या करेगा, बॉन्डेड ग्रुप क्रिएट करेगा जिनके 2 या 3 अटैचमेंट पॉइंट्स होंगे, और जिससे क्या होगा, leading to phase with higher stability in low or higher pH and lower bleed for LCMS. Most widely used columns for LCMS क्या हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास फास्ट LC कॉलम है और दूसरा माइक्रो LC कॉलम है। फास्ट LC कॉलम में क्या होता है, यूज ऑफ शॉर्ट कॉलम 15 to 50 मिलीमीटर का होता है, और जो हमारे पास माइक्रो LC कॉलम है लार्ज कॉलम यूज करता है जिसमें 20 to 150 mm लेंथ होती है। सैंपल प्रिपरेशन नेक्स्ट आ जाता है कि हमने सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमने किसी भी सैंपल को क्या करना है, जो भी हम सैंपल एनालाइट है, जो भी हमने एनालिसिस करना है जिस चीज़ का, उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद क्या होगा, उसको एनालाइट को रिमूव करना है, जो दूसरे कंपोनेंट्स होंगे जो बैकग्राउंड आयन क्रिएट करेंगे या स्प्रेस आयनाइजेशन को सप्रेस करेंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, डर्ट पार्टिकल होंगे, या अदर ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, या हमारे पास अदर देन कोई भी, मतलब हम कंटेमिनेंट्स कह सकते हैं, वो होगा तो उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सैंपल प्रिपरेशन इंक्लूड 1 ऑन कॉलम कंसंट्रेशन, एनालाइट कंसंट्रेशन, क्या करेंगे, एनालाइट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, जो भी हमारे पास जिस चीज़ को डिटेक्ट करने जा रहे हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स। वो हमारे पास क्या हो सकता है, वैक्यूम हो सकती है जिससे हम मॉइस्चर रिमूव करा सकते हैं, या हमारे पास रोटरी इवेपोरेटर हो सकता है जिससे हम कंसंट्रेशन करवा सकते हैं। तो क्या कराना है, जो भी एनालाइट होगा उसको
मॉइस्चर रिमूव कराना है, उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर लेके जाना है। फिर उसके अंदर से साल्ट रिमूव कराने हैं, सोडियम पोटाशियम और जो भी अडक्ट फार्मिंग सॉल्ट्स होंगे उनको रिमूव कराना है। थर्ड नंबर पे है उसको फिल्टर करना है, सेपरेट लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग फ्रॉम पोर्शन प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मिल्क और टिश्यू। क्या करना होगा फिर फिल्ट्रेशन की जाएगी। फिल्ट्रेशन के बाद जो इंटरफेस सिलेक्शन है, इंटरफेसेस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, इंटरफेस होता क्या है। जो LC-MS सिस्टम है इसमें एक डिवाइस होती है जिसमें सैंपल को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। जैसे कि HPLC है, फर्स्ट मिक्सचर ऑफ सैंपल्स को अलग करने के लिए, मिक्सचर को अलग करने के लिए क्या करते हैं हम HPLC यूज़ करते हैं। तो ये HPLC क्या होगा, इंटरफेस होगा जिसमें हमने सैंपल रन करना होगा। फॉर कनेक्टिंग सच डिवाइस एन आयन सोर्स दैट आयोनाइजेज सैंपल। पहले क्या होगा, HPLC के अंदर एक आयन सोर्स होगा जो सैंपल को आयोनाइज करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस होगा जो एफिशिएंटली क्या करेगा, आयंस को डिटेक्ट करेगा और उनको मैस एनालाइजर की तरफ भेजेगा ताकि आयंस को सेपरेट किया जा सके उनके मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर। और फिर ये जो आयंस हैं ये मूव करेंगे डिटेक्टर की जानिब ताकि आयंस की स्पीड को डिटेक्ट किया जा सके। जब आयंस की स्पीड को डिटेक्ट किया जा सकेगा उससे हमें पता चल जाता है कौन सी सैंपल है। LC-MS सिस्टम में अगरचे जो LC यूनिट है वो सिंपली कनेक्टेड होता है MS यूनिट के साथ, लेकिन जो लिक्विड मोबाइल फेज है वो इवेपोराइज होना चाहिए, जिससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इंट्रोड्यूस होगी MS यूनिट के अंदर। अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस है ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे पास जो MS है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैक्यूम ऑपरेट करता है। जब गैस आ जाएगी तो गैस क्या करेगी, आयंस के ट्रांसफर होने में वन पार्ट टू अदर पार्ट डिटेक्टर तक जाने के लिए आयंस के पाथवे के अंदर क्या करेगी, रुकावट काज करेगी, हिंड्रेंस काज करेगी। जब हिंड्रेंस काज करेगी तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। इसलिए क्या किया जाता है, जो HPLC का वो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का सिस्टम है, जो मोबाइल फेज है, ठीक है ना, उसको वुड इवेपोराइज, जब वेपोराइज होना चाहिए। वेपोराइज क्यों होना चाहिए, डिफरेंट पार्टिकल को अलग करने के लिए। ये एक हिंड्रेंस आ जाती है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, कौन कौन से इंटरफेसेस यूज किए जा सकते हैं। हमारे पास मोस्टली जो है इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन है, थर्मोस्प्रे आयोनाइजेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयोनाइजेशन है। अब इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन में जो स्प्रे किया जाता है, जो भी हमने क्या करना होता है, सैंपल होता है उसको स्प्रे किया जाएगा। इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन ड्रा सैंपल सोल्यूशन टू द टिप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। जो सैंपल सॉल्यूशन होगा कैपिलरी ट्यूब की टिप की जाने मूव करेगा, जहां पे ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज अप्लाई करेगा अबाउट 3 to 5 kV। अब ये जो 3 to 5 kV वोल्ट है, उसके बाद जो नेबुलाइजर गैस होगी वो फ्लो करेगी आउटसाइड से कैपिलरी की जानिब सैंपल, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो है फाइन मिस्ट क्रिएट करेगा सैंपल की चार्ज ड्रॉपलेट की, और सेम पोलैरिटी होगी जिसकी, और अप्लाइड वोल्टेज होगा। एज दिस चार्ज पार्टिकल मूव द सॉल्वेंट कंटिन्यू टू इवेपोरेट देयर बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो उनकी जो म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी लिक्विड सरफेस के ऊपर, और फिर क्या हो जाएगी, फिशन, जो ब्रेकेज होगी हमारे पास जो सैंपल है उसकी ब्रेकेज। जब ब्रेकेज हो जाएगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन और फिशन साइकिल के अंदर रिपीट होता रहेगा। तो आखिरकार जो ड्रॉपलेट्स हैं वो समाल बन जाएंगे कि वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएं और वो गैस फेज के अंदर आ जाएंगे। गैस फेज में आने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन है सॉफ्टेस्ट आयोनाइजेशन मेथड प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब क्या है कि उसको हाईली पोलर मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जा सकता है जो लेस वोलाटाइल हो या थर्मली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अब देखें वहीं पे हमारे पास क्या है, जो सॉल्वेंट होगा, हमारा जो सैंपल होगा उसको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। अब ये जो गैस फॉर्मेशन होगी, गैस फॉर्मेशन में क्या किया जाएगा, यहाँ पे सैंपल स्टेज है, ये गैस जो बनेगी इस गैस को क्या फर्दर यूटिलाइज किया जाएगा, मिस्ट बन जाएगी, मिस्ट से आयंस की फॉर्म में आ जाएगा और इन आयंस को यूटिलाइज किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन में क्या होता है, जो ये क्या करता है, सॉल्वेंट को और सैंपल को वेपोराइज कर देता है बाय स्प्रेइंग द सैंपल सॉल्यूशन इनटू द हीटर। जैसे हीटर के अंदर जाएगा, हीट होगी 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। सैंपल हीट हो जाएगा, जब हीट हो जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इन गैस मॉलिक्यूल्स को कोरोना डिस्चार्ज के अंदर क्या किया जाता है, फीड किया जाता है, जिससे स्टेबल आयंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोस्प्रे आयोनाइजेशन। थर्मोस्प्रे आयोनाइजेशन में क्या होता है, दो टाइप के आयोनाइजेशन यूज होती है। एक रियल थर्मोस्प्रे आयोनाइजेशन है और एक डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड फॉर एक्सटर्नल आयोनाइजेशन। रियल थर्मोस्प्रे में क्या होता है, स्प्रे आयोनाइजेशन में जो मिस्ट क्रिएट की जाती है और मिस्ट को जो सैंपल मिस्ट होती है वो आयंस में तब्दील हो जाती है, और ये क्या है, वेपर पंप को आगे मूव कर दिया जाता है। जबकि जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड एक्सटर्नल आयोनाइजेशन रिपेलर इलेक्ट्रोड है, उसमें क्या है, HPLC सिस्टम से जो MS सिस्टम के अंदर क्या आएंगे, रेजिस्टिवली हीटेड कैपिलरी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे, और इन गैस मॉलिक्यूल्स को किस में तब्दील कर दिया जाएगा, हीटर के थ्रू आयंस में। जब इसको डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड से हीट किया जाएगा या इलेक्ट्रिक करंट मूव कराया जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आयंस में। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयोनाइजेशन। जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इलुएंट है वो क्या करेगा, वेपराइज होगा हीटर यूज करते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, और इससे क्या होगा, रिजल्ट गैस इज मेड टू पास थ्रू द बीम ऑफ फोटॉन्स जनरेटेड बाय डिस्चार्ज लैम्प। ये जो बीम ऑफ फोटॉन होगी ये क्या करेगी, आयोनाइज कर देगी मॉलिक्यूल्स को और स्टेबल आयंस बनेंगे। मैस एनालाइजर का क्या काम है, ये क्या करेगा, आयंस को डिफ्लेक्ट करेगा कर्व ट्यूब के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड बेस पे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डिटरमाइन होगी, और यही जो काइनेटिक एनर्जी है मैस टू चार्ज रेशियो आएगी, और वेलोसिटी के जरिए क्या कर दिया जाएगा, उसका जो सैंपल है उसको एनालिसिस कर दिया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है स्कैन होता है डिफरेंट आयंस को मेजर करने के लिए उनकी मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे। इसमें हमारे पास मैस एनालाइजर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रोपोल मैस फिल्टर है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, आयन ट्रैप है, फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, आयन साइक्लोट्रॉन रेजिस्टेंस है। क्वाड्रोपोल मैस एनालाइजर क्या है, क्वाड्रोपोल मैस एनालाइजर में होता है क्या है, चार हमारे पास रॉड होते हैं, और ये जो चार डिफरेंट रॉड हैं इनमें डिफरेंट चार्जेस होते हैं। दो जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है रॉडों के ऊपर, और दो रॉडों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें वोल्टेज अप्लाई होंगे ट्रैजेक्टरी में, और क्या करेंगे, ट्रेवलिंग डाउन द फ्लाइट पाथ। जैसे DC या AC वोल्टेज आएंगी तो क्या, आयंस ऑफ सर्टेन मैस टू चार्ज रेशियो पास थ्रू द क्वाड्रोपोल, सिर्फ खास मैस टू चार्ज रेशियो का आयंस क्या कर पाएंगे, पास हो जाएंगे, और ये फिल्टर हो जाएंगे। जो बाकी आयंस होंगे वो नहीं गुजर सकेंगे, और ये ओरिजिनल पाथ से डिटेक्टर की जानिब जाएंगे। जब डिटेक्टर की जानिब जाएंगे तो डिटेक्टर उस खास आयंस को डिटेक्ट कर पाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मैस एनालाइजर ये क्या करता है, सेपरेट कर देता है आयंस को बाय टाइम विदाउट द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टाइम की बेस पे कौन सा पहले आ रहा है और कौन से आयन बाद में आ रहे हैं, टाइम की बेस पे क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा। इन अ क्रूड सेंस टाइम ऑफ फ्लाइट इज सिमिलर टू क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में भी यही होता है, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवेबिलिटी, एक्सेप्ट देयर इज नो स्टेशनरी या मोबाइल फेज। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई स्टेशनरी या मोबाइल फेज मौजूद नहीं होता। दीज पार्टीशन इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द आयंस। ठीक है, जो ज्यादा लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो लेस टाइम के अंदर मूव कर रहे होंगे। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इससे पता चल जाएगा कि कौन से पार्टिकल पहले आ रहे हैं और उन्हीं को डिटेक्ट कर लिया जाएगा अकॉर्डिंगली। आयन ट्रैप मैस एनालाइजर, आयन ट्रैप मैस एनालाइजर में होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया जाता है आयंस को सेपरेट करने के लिए मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोड की वजह से होता है, जो क्या करता है आयन बनाता है, और सर्टेन मैस टू चार्ज वैल्यूज जो होती हैं ऑर्बिट के अंदर
उनको पार्टिकुलरली डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है ताकि आयंस को ट्रैप किया जा सके एक ऑर्बिट के अंदर, इनसाइड ऑफ इट। जो इसके अंदर क्या है, ऑर्बिट है, उसके अंदर आयंस को ट्रैप किया जा सके। जब आयंस को ट्रैप कर लिया जाएगा तो इस एनालाइजर में कोई सेपरेशन नहीं होती, ऑल आयंस जो होते हैं पार्टिकुलर रेंज के अंदर इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, इस जो ड्रम है इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, करंट जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करेगा और उन्हीं सिग्नल के जरिए क्या किया जाता है, डिटेक्शन की जाती है। एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे पास LC-MS है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स इंटरेक्शंस को देखने के लिए और डिफरेंट वोलेटाइल ड्रग्स को जो अनस्टेबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको देखने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है। या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमारे पास स्टेबल भी होते हैं तो उनको देखने के लिए जो क्या है स्मॉलर लेवल पर जिनको डिटेक्ट करना होता है। उसके अलावा बाइल एसिड को, मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। बायोकेमिकल एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो रैपिड प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन यूजिंग कैपिलरी एंड डेटाबेस सर्चिंग, ठीक है, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होती है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, जो ट्राइमेप्रामाइन है और थायोरिडाजीन है, इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है, यूज़ किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। फूड एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो एफ्लाटॉक्सिन्स को, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को, विटामिन D3 को, पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट्स को, डिफरेंट फूड स्टफ को डिटेक्ट करने के लिए और जो हमारे पास न्यूट्रासिटिकल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन देखें तो डिफरेंट हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को देखने के लिए, कार्बाइल ग्रुप को देखने के लिए क्या होते हैं, यूज़ होती है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब फोरेंसिक एप्लीकेशन में क्या है, एक्सप्लोसिव्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए। इलीगल सब्सटेंसेस जैसे टॉक्सिक एजेंट्स हैं, टॉक्सिक एजेंट्स के अलावा हमारे पास क्या है, डिफरेंट जो नशा आवर अद्वियात हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए मॉर्फिन है, कैफीन है या इसके अलावा और भी जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, LC-MS यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।